तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कंस्ट्रेंट रिलेशंस पार्ट 1 डिस्कस किया। अभी हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर करेंगे। एक बात रिपीट कर देता हूँ, लास्ट टाइम हम लोगों ने जब कंस्ट्रेंट रिलेशन पार्ट 1 शुरू किया था तो आपको बोला था, नीचे एक एडवाइस लिखी भी है कि अगर आप कोई भी पार्ट देख रहे हैं तो दिस इज एडवाइस कि आप तीनों पार्ट्स देखें। 3 पार्ट्स हैं, हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर पार्ट आपको ज़्यादा बेहतर लगे, आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओ किसी एक पार्ट में, बट आई टेल यू किसी भी पार्ट की इंपॉर्टेंस आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। यू नेवर नो कि जेईई में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कोई भी पार्ट में किया गया डिस्कशन इन्वॉल्व हो रहा होगा और वो आपको स्ट्राइक कर जाएगा इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो तीनों पार्ट्स पर फोकस पूरा करना है। सीक्वेंसिंग पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बाद एक पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड कई स्टूडेंट्स के अलग अलग तरीके के डाउट्स आते हैं, जैसे एक स्पेशल डाउट बहुत ज़्यादा आता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर पता ही नहीं चलता कब इंटीग्रेशन करते हैं, व्हेन टू अप्लाई इंटीग्रेशन इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। So in part 4 I will try to pick one situation to identify when to use integration in a particular question and when not to use. So ये पूरा सीक्वेंसिंग रहेगी। आज हम लोग अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 के ऊपर बात करते हैं। So let's start with part 2. पार्ट 1 में हमने जो डिस्कस किया था that was physical constraints. लाइक एक रिजिड बॉडी है तो उसमें क्या कंडीशंस होती हैं, एक रॉड है तो उसमें क्या कंडीशंस होती हैं, स्ट्रिंग्स के अरेंजमेंट हैं तो उसमें क्या कंडीशंस होती हैं, ये हम कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम पार्ट 1 के जो मेथड्स हैं उनको भी साइमल्टेनियसली अप्लाई करें उन क्वेश्चंस के साथ जो पार्ट 2 में हम लोग डिफरेंट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 2। While using this method we need to notice a particular geometrical situation. किसी अरेंजमेंट में एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल सिचुएशन लगातार बन रही होगी। A geometrical situation always prevailing in the system and we need to identify reference horizontal and vertical fixed lines with which we can analyze about various horizontal and vertical velocities as rate of change of those measurements, those gaps. कोई एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल डायग्राम परमानेंटली बन रहा होगा किसी अरेंजमेंट में और उस ज्योमेट्रिकल डायग्राम में कुछ पर्टिकुलर गैप्स के रेट ऑफ चेंज को एनालाइज करके हम कंस्ट्रेंट रिलेशंस आइडेंटिफाई कर रहे होंगे इस डिस्कशन में। एंड बोल सकते हैं दिस इज मोर ऑफ मैथमेटिकल वे ऑफ डिस्कसिंग कंस्ट्रेंट रिलेशन। काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करेंगे। आगे हम कुछ बढ़ें इसके पहले एक टर्म के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में या बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा होगा डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ी सी बातें। मेन इफेक्ट जो डिफरेंशिएशन का आ सकता है, मेन जो क्लैरिटी डिफरेंशिएशन की आ सकती है वो तो आपको मैथमेटिक्स में ही आ सकती है, लेकिन डेफिनेटली बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ ना कुछ फील आपको कराया गया होगा। फिजिक्स के टीचर ने आपको फील कराया होगा कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, ये कैसा अपीयर होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो जब हम dx by dt लिखते हैं कहीं पर, जब हम dx by dt लिखते हैं, when we write dx by dt, right now we need to understand what does it mean. So the perfect meaning will be there if we speak this in language, if we term this expression in language. How we term this expression in language? We call it rate of increment of x with time. So in a particular system, say there is a block of mass m moving with velocity v and this was the gap x. So we may say v is what? Rate of increment of x means v is what? dx by dt. In another arrangement, say the block is moving with velocity v like this. Now what is dx by dt? Here if we notice this gap x is decreasing with this rate v, so right now we'll write dx by dt as minus v. So this particular part should be clear to all of you, then only we may move ahead for this discussion.
Okay, so try to term this thing in language. Rate of increment of x with time. Try to speak this thing, rate of increment of x with time, and make it clear in the same manner. Rate of increment of x with time. This expression says rate of increment of x with time. So here in this case, what I have drawn with red color, x was increasing with rate v. X was increasing with rate v. So rate of increment of x was v only. But what I have denoted with yellow color, in this x is decreasing with the rate v. So we'll call dx by dt as minus v, because dx by dt says rate of increment of x with time. And here in this yellow color denotations, we may notice that x is decreasing with rate v. So we'll write it dx by dt as minus v. Okay. So let's move ahead for further discussion. Say this is a case. This rod is sliding while it was leaning against the wall. It is sliding down like this. So at any point of time, this particular point A of rod is having velocity VA like this, and this particular point of rod is having velocity VB like this. Now if we look at the diagram, we may notice that a particular geometrical observation is always there with this diagram. What is that observation? Say, if we denote this as x and this gap as y, and the length of the rod was L, then we may say we'll always have x square plus y square equals to L square. Now if we differentiate this expression with time, look here, this situation is always prevailing in the system. A right angle triangle is always establishing in the system with the length of the rod. X and y and L together are making a right angle triangle always. So we always have x square plus y square equals to L square. So differentiate with respect to time. Two x dx by dt plus 2y dy by dt equals to 2l dl by dt. Now we know that length of the rod is constant. If length of the rod is constant, then this is 0. So now we have x dx by dt equals to minus y dy by dt. Now if you look at the diagram, you may notice that y is decreasing with time. Y is decreasing with time, and y is decreasing with rate VA. So we should say that dy by dt means rate of increment of y. dy by dt means rate of increment of y. And we are noticing that y is actually decreasing. It is not increasing, and it is decreasing with rate VA. So you should write dy by dt as minus VA. Whereas x is increasing with rate VB. X is increasing with rate VB. So dx by dt should be VB only. Now you have so if the angle at the given moment was theta, you have got the relation VB equals to VA tan theta. You may rewind the video.
and you may notice that in the previous discussion we have obtained the same relation, but if you look at the working or discussion, you will find that we have got that result in just one line discussion. Here you are having a lot of mathematics also. So you may conclude like this method is quite tedious and quite lengthy, but I tell you this is also very important. अगर रिकॉल करोगे देन इन पार्ट 1 आई हैव टोल्ड यू कि ये जो मेथड्स हैं, ये मेथड्स केवल कंस्ट्रेंट रिलेशंस में आपको स्ट्रांग बनाने के लिए नहीं है, ये पूरे मैकेनिक्स में कहीं पर भी आपकी हेल्प कर रहे होंगे। मैकेनिक्स में अलग अलग जगह पर आपकी हेल्प कर रहे होंगे ये डिस्कशंस। तो आप किसी भी पार्ट को, किसी भी मेथड को लेंथी बोल के इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, हर मेथड की अपनी इंपॉर्टेंस है। So we have solved this, and in part 1 we had solved it in single line, single line. What we said at that point of time, we said that component of velocity of this point along the length of the rod and component of velocity of this point along the length of the rod should be equal. By that way you got VB equals to VA tan theta very easily. Here it is a bit tedious, lengthy. Let's move to the next illustration for the same discussion. We had solved this question also. Now if you move back to the previous first slide of this discussion, part 2, then there was a line, it is a very important line. We need to identify reference horizontal and vertical fixed lines with which we can analyze variations of different gaps. Okay, so जब भी कोई डायग्राम हम देखेंगे, कोई ज्योमेट्रिकल सिचुएशन देखेंगे, हमारे सामने रेफरेंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होनी चाहिए जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट गैप्स के वेरिएशन के बारे में बात कर पाएं। तो इसमें आते हैं, हियर इन दिस केस दिस इज अ रिंग, दिस इज अ रिंग। रिंग बहुत अच्छी नहीं बनाई है हमारे डीपी साहब ने। लेट मी डू द जॉब myself. Say this is a ring. This was a ring tied to a string, and this ring may move, may slide over this fixed horizontal rod. Now this mass is coming down and ring is moving like this. Say mass is coming down with velocity v1 and this ring is moving with velocity v2. Now for this case, what you can do, you need to pick some reference horizontal and vertical fixed lines. So here in this diagram, here in this arrangement, fortunately you are having one fixed horizontal line like this. It is already given. This is a fixed horizontal line. अगर आपके पास fixed horizontal line है, that means you may measure different vertical gaps with respect to this fixed line. Similarly, you may notice one more fixed line which is in vertical direction, which is always establishing in this arrangement, and it is like this. One line can be drawn like this. This is also establishing permanently in the arrangement. Now we may fix some gaps. Say this is gap X, this is gap Y, and this is gap Z. हम इससे पहले कि हम कोई ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन फिक्स करें, यहाँ पर एक बात हम सोचते हैं, ये मास v1 के रेट से नीचे जा रहा है, ये मास v1 के रेट से नीचे जा रहा है, that means this part of string is increasing with rate v1. If this part of string is increasing with rate v1, that means this part of string should be decreasing with rate v1. If this part of string is decreasing with rate v1, that means dz by dt is minus v1. dz by dt is minus v1. Again, look here.
if the ring is moving like this with velocity v2, that means ring is approaching this green vertical line with velocity v2. That means the gap x is decreasing with rate v2. So you may say dx by dt is minus v2. After noticing these observations, you may also notice one simple geometrical observation, that is x square plus y square equals to z square. Now again differentiate with respect to time. You have 2x dx by dt plus 2y dy by dt equals to 2z dz by dt. Now look at the diagram. Y is constant, y is never changing, this y gap is never changing, so dy by dt should be 0. Now you have dx by dt equals to z upon x dz by dt. We have already claimed that z is decreasing with rate v1, so dz by dt should be minus v1, and x is decreasing with rate v2, that means dx by dt is minus v2. So dx by dt is minus v2, and in the diagram if theta is mentioned, then z by x is what? Z by x is what? Sec theta, and dz by dt is what? Dz by dt was what? We had claimed it. Dz by dt is minus v1. Again, if you look back at the same illustration we had done earlier, you will notice that again the workings are much lengthier or tedious, but again I am repeating that you cannot ignore this method. You need to learn this method also, though it's a bit complicated, more of mathematical, but you need to learn this. We have got the same result. Okay, let's see one more illustration onto this. We have solved this problem also. We had earlier solved this problem also. Now say if these masses, this mass is moving down with velocity u, this mass is also moving down with velocity u, and this mass is moving up with velocity v. Now you need to notice some geometrical observation which will definitely prevail always in the system, and for that we need to fix up some reference horizontal and vertical fixed lines. So here in this diagram you may fix up, this could be one line, one horizontal line which will always be there in the system. Similarly, you may notice this vertical line is always maintained. Is always maintained means this line is never moving like this, and this line is maintained, that means this line is not moving like this. So now with respect to these lines, we may notice different horizontal and vertical gaps. So say this gap is x, this gap is y, and this gap is z. हमें दिख रहा है कि हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर बोलने वाले हैं. Before claiming that, let's notice some more things. What?
if you look at this part of a string, this part of string is increasing with rate u. This part of string is increasing with rate u. So this part of string must be decreasing with rate u. I'm repeating it. If this part of string is increasing with rate u, then this part of string should be decreasing with rate u. Now x is constant. If mass is moving up, this y should be decreasing. If mass is moving up, this capital M is moving up with rate v, then this y should be decreasing with rate v. This y should be decreasing with rate v. So now what we may claim, y is decreasing with rate v, that means dy by dt is minus v. Dy by dt is minus v. This part of string is increasing with rate u, means this part of string is decreasing with rate u. That means dz by dt is minus u. Now we may solve. X square plus y square equals to z square. Differentiating with respect to time. Dy by dt equals to 2z dz by dt. We know that dx by dt is 0 because x is constant. So we have y dy by dt equals to z dz by dt. Now we have already claimed that y is decreasing with rate v, that means dy by dt should be minus v. This is minus v. And we have also seen that z is decreasing with rate u. Z is decreasing with rate u. Why? Because this part of string is increasing with rate u, hence this part of string is decreasing with rate u. Z is decreasing with rate u. So this is minus u. So you have u equals to y upon z v. That means u equals to y by z is what? Cos theta. U equals to v cos theta again. Again the same observation, same advice, same notice. If you look back at part 1, discussions in part 1, you will notice that we have got the answer of this particular illustration in just one line, just by one claim of physical constraint, that all the points of a string, taut string, have same velocity along the length of the string. With the help of that statement, we could have got this answer in just one line. But here in this particular discussion, you are noticing that we are having so many calculations, so many lines of mathematical calculations. So you may feel like ignoring this method, but again, the method is important. You don't know in which part of problems of mechanics you find this kind of situation, and you find this particular observation to be the best way of solving that situation, coming out of that particular problem. So this was illustration 3. Let's see one more illustration, a different kind of illustration. Say people call it wedge problem, wedge constraint. People call it wedge constraint. The triangular block is kept over horizontal plane, and a rod which is constrained to move between these two supports only. Means this rod is constrained to move between these two supports. This rod can move in vertical direction only. This rod can move in vertical direction only. So the question is, at some point of time,
this triangular block was moving with velocity v1 and this rod was coming down with velocity v2. Now you have to relate v1 and v2. In every illustration, whenever you are noticing the illustration, pause your video for a few minutes, try on yourself and then look at the solution, at the working I am discussing. So here in this arrangement, we need to identify some geometrical situation. So let's draw some geometrical situation. And for identifying those geometrical situation, there's one more thing you need to take care of. Identify fixed horizontal and vertical reference lines. So eventually, one fixed horizontal line is already there. One fixed horizontal line is already there. Now you need to look for fixed vertical line, and eventually that is also there. Say this can be taken as fixed vertical line because these supports are permanently here. So this could be the reference vertical line. Now we need to find some geometrical observation which you may notice like this. Say this gap is x, this gap is y, and this gap is z. So you may have different kind of geometrical observations. Say if we say x square plus y square equals to z square, ये हम बार बार यूज कर रहे थे तो यहाँ पर भी यूज करें, but we are not going to use this particular geometrical observation. Instead, we'll find another geometrical observation for this situation, and I will be discussing why I have not picked x square plus y square equals to z square. I will pick a different geometrical situation. What is that? Y upon x equals to tan theta. Look at it. Y upon x equals to tan theta हमेशा बनेगा. थोड़ी देर के बाद की सिचुएशन का अगर हम डायग्राम बनाएं, ट्रायंगुलर ब्लॉक थोड़ा इधर चला गया होगा, रॉड थोड़ा नीचे आ गई होगी और ट्रायंगुलर ब्लॉक थोड़ा राइट चला गया होगा, y थोड़ा कम हो गया होगा, और जिस चीज को हम x बोल रहे हैं, x क्या है? ये जो वर्टिकल फिक्स्ड लाइन है उससे ट्रायंगुलर ब्लॉक के इस कॉर्नर के डिस्टेंस को हम x बोल रहे हैं. तो आने वाले मोमेंट पर x भी घट गया होगा, y भी घट गया होगा और z भी घट गया होगा. x किस रेट से घटा होगा हम बोल सकते हैं, जिस रेट से ट्रायंगुलर ब्लॉक इधर जाएगा उस रेट से x घटेगा, यानी x के घटने का रेट v1 के बराबर है. सिमिलरली रॉड नीचे आई होगी v2 के रेट से, तो ये y भी घटा होगा v2 के रेट से. तो ये x और y के चेंज होने का रेट तो हमें दिख पा रहा है. चेंज होने के रेट की बजाय हम हर बार बोलेंगे रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ x एंड y, because the basic meaning of d by dt is rate of increment. Okay, but dz by dt is not very much clear to us. z का वेरिएशन यहाँ पर हमको क्लियर नहीं है. अभी तक जब भी हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर ले रहे थे, वहां पर एक्स वाई जेड में से कोई ना कोई एक कांस्टेंट हो जा रहा था, तो उसका डेरिवेटिव जो था वो जीरो होके हट जा रहा था. अभी अगर यहाँ पर हम सोचें कि हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर लेंगे, तो dx बाई dt के बारे में हम बात कर सकते हैं, dy बाई dt के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन dz बाई dt के बारे में हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं. तो अगर इस ऑब्जर्वेशन पर हम आगे बढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो हमारे लिए 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, जबकि हमें रिलेट करना है 2 वेरिएबल्स को, v1 एंड v2 को. दैट्स व्हाई वी आर नॉट पिकिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, रादर we are finding another observation that y upon x is tan theta and theta is constant. Here in this arrangement theta is constant. So differentiating with respect to time, you have dy by dt equals to dx by dt into tan theta. Now you may easily notice that y is decreasing with rate v2. That means dy by dt is minus v2.
एंड x शुड बी डिक्रीजिंग विद रेट v1। ट्रायंगुलर ब्लॉक v1 के रेट से इधर जा रहा होगा, तो ट्रायंगुलर ब्लॉक के इस कॉर्नर का इस रेफरेंस वर्टिकल लाइन से जो गैप है वो गैप घट रहा होगा विद रेट v1। ये गॉट द रिजल्ट। Again you may compare it with the previous working, that of part 1, and maybe you may find that that part 1 was again easier than this particular working. Let's move to next slide. Let's see what is there in that slide. Cases of strings and pulleys. Here you will find this particular discussion, no doubt this particular discussion to be quite difficult and complex, because the part 1, the method of part 1, that was Lehmann's method I call it, it was the simplest way, very easy way of dealing with the string arrangement, and that is quite interesting because it can be done by anyone. Even a student of art side may follow that particular method to deal with the cases of strings and pulleys and find constant relations, you know. So but let's focus on to the part 2 of string and pulleys. Different kind of situations you may have. Say the first situation you may have is like this, something like this. Say block 1 is moving up with velocity v1 and block 2 is moving with velocity v2. Since we are going to identify relation of v1 and v2, which is very much clear to us already, हम देखते ही बता पाते हैं कि v1 तो v2 के बराबर होगा, इसमें करना क्या है, लेकिन करना है, सीखना है, बेसिक सीखने हैं, अभी इस्टेब्लिश कर रहे हैं ABCD, तो हर मेथड को हमें अप्लाई करना पड़ेगा, आसान से आसान क्वेश्चन में भी। लेकिन अगर हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट वाले मेथड से पार्ट 2 में जो काम कर रहे हैं उस मेथड से इस जगह पर रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो वी नीड टू हैव फिक्स्ड reference horizontal and vertical lines, but here in this case you only need fixed reference horizontal line. Why? Because the movements are only vertical, there is no horizontal movement, hence you don't need any vertical reference line to measure different horizontal gaps. Okay, so just have a fixed reference, horizontal line. Say this is horizontal line, ground. Say this gap is x, this gap is y, and this gap is h. Let's now notice length of string. इस अरेंजमेंट में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, ये लेंथ और ये लेंथ का सम कितना है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल्स वी हैव इंट्रोड्यूस्ड y, x and h. Look at it. Ideally we consider the size of pulley to be very small. So ये पार्ट की लेंथ के ऊपर दिमाग अपना वेस्ट नहीं करना है. इस पार्ट की लेंथ प्लस इस पार्ट की लेंथ अगर हम निकालना चाहते हैं, this should be what? This length is h minus y and this length is h minus x. So you have the length of the string as 2h minus x minus y. Differentiating with respect to time. What do you have? d by dt of length equals to d by dt of 2h minus dx by dt
माइनस डी वाई बाई डी टी। हमें पता है, ये हम लोग हमेशा यूज करते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो कांस्टेंट रहेगी ना, बढ़ेगी ना घटेगी। सो दिस इज 0। Here h was the height of pulley and the height of pulley is not going to change, hence dh by dt is also 0. Now look at x. You can see that this x gap is decreasing with rate v2. So dx by dt is minus v2. For y, look at this gap y. Y is increasing. Look at this, y is increasing. So dy by dt is, y is increasing with rate v1. So dy by dt is, so you have got v1 equals to v2. तो बोलोगे कि यार सीधे सीधे हम बता पा रहे थे v1 equals to v2, ये पता नहीं कितनी लंबी कहानी बता दी गई। तो ये जो टाइम लगा है ये इन्वेस्टमेंट है, आगे मैकेनिक्स के डिफरेंट स्टेजेस पे इस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलेगा आपको, बस इतना ही भरोसा करना पड़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट है, टाइम का वेस्टेज नहीं है, वेस्ट नहीं हुआ है टाइम, टाइम इन्वेस्ट हुआ है, आगे ये हेल्प करेगा। तो ये एक पर्टिकुलर बहुत आसान सिचुएशन थी जो स्ट्रिंग पुली अरेंजमेंट में मिलती है। कोई और क्या सिचुएशन हो सकती है आपके सामने स्ट्रिंग पुली अरेंजमेंट में, चेक करते हैं। से another situation you may have like this. फिर से क्योंकि मूवमेंट सारे वर्टिकल हैं, वी नीड टू हैव ओनली फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर रेफरेंस एंड दैट इज ऑलरेडी देयर, सो दैट टास्क इज ऑलरेडी कंप्लीट। नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई सम ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट्स। से दिस गैप इज x and this gap is h. Now length of string, यहाँ पर जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना दिख रही है? दिस लेंथ इज h एंड दिस लेंथ इज h माइनस x. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देन यू हैव d by dt ऑफ लेंथ क्या आना है? 0, बिकॉज लेंथ चेंज नहीं करेगी. If you look at the diagram, you may notice now here in this case h is not constant, rather h is also increasing. H is increasing with rate v1. Pulley is moving with rate v1, that means this h is increasing with rate v1, and this x is also seen increasing with rate v2. This x can also be seen increasing with rate v2. Hence you have another kind of situation with the string and pulley you may have is like this. For this kind of arrangement, again reference line is already there, reference line for measurements is already there. We need to pick some variables. Say this is x, this is y, and this is h. So now length of string equals to
this part of string has length 2h minus h minus x and this part of string has length h minus y. So 2h minus x minus y. Differentiate with respect to time. लेंथ को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में 0 आना है, हम सबको पता है। यहां पर h भी बढ़ रहा है विद रेट v1, ये पुली v1 के रेट से ऊपर जा रही है तो h भी बढ़ेगा विद रेट v1. सो d by dt of 2h is 2v1. And what about dx by dt and dy by dt? Here for this particular situation जो भी बनाया है इसका उल्टा भी हो सकता है, किसी अरेंजमेंट में v2 नीचे हो सकता है, v3 ऊपर हो सकता है, या दोनों नीचे हो सकते हैं या दोनों ऊपर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर बनाएंगे. So here for this particular diagram x is increasing with rate v2, so dx by dt की जगह पर हमको v2 पुट करना होगा. And here for this situation y can be seen as decreasing with rate v3, so y dy by dt should be minus v3. More or less whatever we had discussed about string and pulley situations, in general you have these kind of situations only. It does not mean that always you will have these kind of diagrams only. You may have different kind of diagrams for string and pulley, but mostly the situations, which point is moving, which end of the string pulley arrangement is moving, whether pulley is not moving or moving, these kind of situation means all the combination of string and pulley could be seen as some set of these situations. Okay, so if you are clear with these workings, then you can solve any problem of string and pulley under this heading, under this kind of working. Okay, let's see, there is a very important point regarding constraint relation. Let's move to that observation. I will call it one of the most important point. One of the most important point. And अगर देखा जाए तो जेई एडवांस में अभी तक इसको यूज नहीं किया गया है, इस ऑब्जर्वेशन को, और मोस्टली टीचर्स देखे होंगे आपने बोलते हैं, हमको भी कभी कभी बोलना पड़ता है कि देखो जेई में ये आ चुका है. अरे जेई में जो आ चुका है वो तो आ चुका है ना, सोचो इसको कि आने वाला क्या है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें क्या आ सकता है, किन बातों पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक नया क्वेश्चन, एक नया ऑप्शन, एक नई बात, उस पर एक क्वेश्चन बना हुआ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, दिस कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज दैट? Constraint relations for accelerations. अभी तक हम लोग लगातार वेलोसिटी के बारे में बात करते आए, एक्सेलरेशंस के बारे में बात नहीं की. Constraint relations for accelerations of two constituents. किसी सिस्टम की दो पार्ट्स के एक्सेलरेशंस का जो रिलेशन बनता है may not be similar to that of velocities. जैसे अभी तक हम इतने क्वेश्चंस करते आए, कहीं पर आया v2 equals to v1 cos थीटा, कहीं पर आया v2 equals to v1 tan थीटा, कहीं पर आया v2 equals to 2v1, कहीं पर आया v2 plus v1 equals to v3, ऐसे कर करके डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस बनते रहे. उन सारे ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, बट इफ सिस्टम इज रिलीज, देखो क्यों हम बात कर रहे हैं इसकी, हम जब डायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहां पर तो पर्टिकुलरली इवन एनर्जी के क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प मिलेगी, रोटेशनल मैकेनिक्स के क्वेश्चन में भी हेल्प मिलेगी, लेकिन एसएचएम के क्वेश्चंस में भी हेल्प मिलेगी, लेकिन पर्टिकुलरली अगर लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर हमें एक इक्वेशन कंस्ट्रेंट रिलेशंस की हेल्प से मिलती है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्वेश्चन का आंसर निकालने में. तो हमें एक्सेलरेशंस के रिलेशन चाहिए होते हैं आगे चल के, खासकर लॉज ऑफ मोशन में. जब मैं बोल रहा हूँ खासकर लॉज ऑफ मोशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं और नहीं आ सकता है, एसएचएम में भी आ सकता है, रोटेशन में भी आ सकता है, मोमेंटम एनर्जी में भी आ सकता है. सो बट इफ सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट,
system is released from rest, then constant relation of accelerations is always similar to that of velocities at that instant of release. तो किसी सिस्टम को अगर रेस्ट से रिलीज किया गया है, देखो सिचुएशन बताना क्यों ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। दो तरीके के रिलेशन हम लेके चलते हैं। एक कहीं पर रिलेशन आया था हमारा V2 इक्वल्स टू 2V1, एक कहीं पर रिलेशन आया था V2 इक्वल्स टू V1 cos थीटा, और किस तरीके की सिचुएशंस में ये रिजल्ट आए थे वो भी हमें रिकॉल हो जाएगा आसानी से। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसा कंस्ट्रेंट रिलेशन वेलोसिटीज का था वैसा ही कंस्ट्रेंट रिलेशन एक्सेलरेशन का भी आ गया, लेकिन यहां पर वही काम करें हम। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये हमने लिखा है तो हमने गलत लिखा है, ध्यान रखना। अभी डिफरेंशिएशन हमने करेक्ट किया है। तो जिन सिचुएशंस में ऐसा रिजल्ट आया था वहां पर थीटा भी वेरी कर रहा था विद टाइम, और अगर थीटा वेरी कर रहा है विद टाइम तो ये पार्ट प्रॉब्लम कर जाएगा, ये पार्ट प्रॉब्लम कर जाएगा, और ये रिजल्ट देखने में एक्सेलरेशंस का रिजल्ट देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा। बट इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, अगर सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया है तो देखो क्या होगा। अगर सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया है तो V1 और V2 जीरो होंगे। ध्यान रखना, V1 और V2 जीरो होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि dV1/dt और dV2/dt जीरो होंगे। V1 और V2 जीरो होंगे। तो अगर V1 V2 जीरो थे तो A2 इक्वल्स टू A1 cos थीटा आ गया। तो क्या लाइन थी, एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो वेलोसिटी के रिलेशन जैसा नहीं भी हो सकता है, मे नॉट बी सिमिलर टू दैट ऑफ वेलोसिटीज, बट अगर सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशंस का रिलेशन वैसा ही होगा जैसा वेलोसिटीज का है। दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, एंड इसके ऊपर आई स्ट्रांगली फील कि जेईई एडवांस में तो एक क्वेश्चन या कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ऑप्शन इस लाइन पर बेस्ड होना चाहिए, आने वाला होगा कभी, मे भी आप लोग जिस ईयर में अपीयर करोगे उस ईयर में आ जाएगा। और उसके बाद हर बुक में इस तरीके की ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके लिखी जाएगी जो अभी नहीं लिखी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस डिस्कशन में थोड़ा सा और हम ध्यान लगाएं, बात सुनना, ये लिखी नहीं है स्लाइड में। इफ कंस्ट्रेंट रिलेशन ऑफ वेलोसिटीज इन्वॉल्व अ वेरिएबल फैक्टर, if constraint relations of velocities involve a variable factor, then this kind of problem appear. क्या प्रॉब्लम, कि एक्सेलरेशंस का रिलेशन वेलोसिटीज के रिलेशंस जैसा नहीं दिखेगा। बट
अगर वेलोसिटीज के कंस्ट्रेंट रिलेशन में कोई भी अदर वेरिएबल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, देन डेफिनेटली हर समय कुछ भी हो एक्सेलरेशंस का रिलेशन वेलोसिटीज के रिलेशन जैसा आ जाएगा। ओके, ऐसी लाइन आप कंक्लूड कर सकते हो कि अगर वेलोसिटीज के रिलेशन में कोई तीसरा वेरिएबल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशंस का रिलेशन भी वैसा ही आएगा जैसा वेलोसिटी का है। लेकिन अगर वेलोसिटीज के रिलेशन में कोई तीसरा वेरिएबल फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है तो एक्सेलरेशंस का रिलेशन वैसा ही तब आएगा जब सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जाए। इस पार्ट पर बहुत अच्छे से फोकस करना, जो अभी बोला है उसको 2 बार रिवाइंड करके सुनना, काम की बात है, बहुत काम की बात है। ओके, देखें आगे क्या होता है। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन करें, ऐसा क्वेश्चन करें जो इस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट रिलेशन पार्ट 2 के लिए ही बना हो या उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बने। खैर अभी तो मे बी डिफरेंट, थोड़ा आसान आया, एक नए तरीके का क्वेश्चन आया हमारे सामने, एक नए तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने आया है। इसको भी हम कंस्ट्रेंट रिलेशन पार्ट 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये तो पार्ट 2 के लिए बना हुआ क्वेश्चन है। ये ब्लॉक था, v वेलोसिटी चल रहा था, ये रॉड थी, a पॉइंट पर हिंज्ड थी, a पॉइंट के अबाउट, ये रॉड a पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम सकती है फ्रीली, और रॉड का दूसरा एक्सट्रीम इस ब्लॉक के सपोर्ट में था, ब्लॉक के ऊपर अलाइन था, लीन कर रहा था। ब्लॉक जब v वेलोसिटी से चलता है तो इस गिवन सिचुएशन में रॉड की एंगुलर स्पीड बतानी है। फिर से हम कुछ ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। एंगुलर स्पीड मतलब, अगर कोई एंगुलर स्पीड पूछ रहा है मतलब इस रॉड की एंगुलर स्पीड पूछ रहा है, मतलब हमें पता करना है डी थीटा बाई डी टी फॉर रॉड हमें आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं कोई ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन बनती है क्या इस अरेंजमेंट में। से दिस इज अ गैप, देखो ये पॉइंट जो है ये फिक्स पॉइंट है, तो ये रेफरेंस बन सकता है मेजरमेंट्स के लिए। दिस गैप इज x, this length of the rod is L. We may notice that x upon L equals to देखना ध्यान से, L कांस्टेंट है, धोखा ना खा जाना। x बढ़ रहा है, ब्लॉक जैसे जैसे आगे जा रहा है x बढ़ रहा है, और x किस रेट से बढ़ रहा है, x के बढ़ने का रेट है v, तो dx बाई dt की जगह पर v। अब ध्यान से देखो, अगर रॉड की एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा बोलें, अगर रॉड की एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बोलें, यहां पर ओमेगा ऐसे दिखेगी, रॉड की एंगुलर स्पीड को अगर हम ओमेगा बोल रहे हैं तो ओमेगा क्या इंडिकेट करता है, ओमेगा क्या इंडिकेट करता है, लैंग्वेज में बोलना बहुत जरूरी है। ओमेगा इज नथिंग बट रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ थीटा, रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ थीटा। और ये जो लिखा हुआ है इसको लैंग्वेज में बोले तो हम बोलेंगे रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ थीटा, लेकिन थीटा तो घट रहा है, ये है रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ थीटा, लेकिन थीटा तो घट रहा है, एंड घटने का रेट क्या है, ओमेगा, घटने का रेट क्या है, ओमेगा। तो दिस बिकेम माइनस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन एल साइन थीटा। थीटा 30 डिग्री गिवन था, साइन 30 की वैल्यू पुट कर दी,
थीटा 30 डिग्री गिवन था, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, यू गॉट ओमेगा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, होपफुली समझ में सबको आ गया होगा ये वर्किंग, रिवाइंड करके देखना। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किसी ज़माने में ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन था ये, अभी बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन इस पर्टिकुलर मेथड से इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का अपना ही अलग एक इंटरेस्ट है। 4 रॉड्स हैं, चारों रॉड्स को अपने एक्सट्रीम्स पर हिंज कर दिया गया है। आजकल बालकनी हैंगर्स में इस तरीके का मैकेनिज्म यूज किया जाता है। अगर हम बी पॉइंट को खींचेंगे, इस बी पॉइंट को खींचेंगे तो ये ए और सी पास में आएंगे, इस तरीके का मैकेनिज्म है। तो पहले तो आपको ये मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए, ये मैकेनिज्म है क्या। 4 आइडेंटिकल रॉड्स की हेल्प से ये मैकेनिज्म बना है। सारे जॉइंट्स जो हैं वो हिंज हैं, मीन्स हर जॉइंट पर रॉड्स फ्रीली टर्न कर सकती हैं। ओ ए बी सी सारे ही हिंज जॉइंट्स हैं। जब हम बी पॉइंट को पुल करते हैं यू वेलोसिटी से, यू स्पीड से हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड, तो ए और सी पास आएंगे। लेकिन आपको ये विजुलाइज करना पड़ेगा कि ए और सी पास भी आ रहे होंगे और आगे भी जा रहे होंगे। पूछा गया फाइंड स्पीड ऑफ जॉइंट ए। अगर स्पीड ऑफ जॉइंट ए की बात करें तो हमें ये दिख रहा है ए नीचे भी जा रहा होगा, आगे भी जा रहा होगा। और जैसे ही हम स्पीड वर्ड पढ़ते हैं, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी स्पीड वर्ड पढ़े हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए दे आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और जैसे ही हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ वी एक्स वी वाई। और अगर 3D डायग्राम है तो वी एक्स वी वाई एंड वी जेड। यहाँ पर 2D अरेंजमेंट है तो वी एक्स और वी वाई का रिजल्टेंट निकालना होगा। तो ए की स्पीड बतानी है हमें, ए की स्पीड बतानी है। थोड़ा विजुलाइज करेंगे तो हम देख पाएंगे ए के पास कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, कुछ वर्टिकल वेलोसिटी भी है। VAX और VAY ए के पास हैं। हमें आंसर बिगिनिंग से पता है, आंसर हमारा होगा रूट ओवर VAX स्क्वायर प्लस VAY स्क्वायर, मतलब VAX और VAY का रिजल्टेंट हमको निकालना है। ये फाइनल आंसर है हमारा। अभी हम इसको पार्ट 2 के मेथड से डिस्कस करने वाले हैं, और इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि पार्ट 1 के मेथड से भी डिस्कस करूं, जिससे कि आप कंपेयर कर पाओ कि क्या फायदा क्या नुकसान है। हालांकि फायदे नुकसान से काम नहीं चलता, ये लर्निंग है, इसमें फायदा नुकसान नहीं देखा जाता, इसमें केवल देखा जाता है कि हम कितना बेहतर हो रहे हैं, हमारे पास कितने ज़्यादा मेथड्स आ रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, हमारे स्किल्स कितने ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। तो नुकसान और फायदे की बात हम वापस लेते हैं। अगर हम पार्ट 2 वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं दैट मीन्स वी नीड टू फिक्स some reference horizontal and vertical lines. Eventually a fixed vertical line is already there. Let's think about one fixed reference horizontal line, and that could be like this. This is fixed reference horizontal line, यानी वर्टिकल गैप्स को मेजर करने के लिए हम इस लाइन की हेल्प लेंगे और हॉरिजॉन्टल गैप्स को मेजर करने के लिए हम इस लाइन की हेल्प लेंगे। अब हम कुछ ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट्स नोटिस करें इस सिस्टम में। से दिस गैप इज x, then this will also be x, and say this gap is y, then this will also be y. अब एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन परमानेंटली बन रही है यहां पर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, और इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद टाइम तो वी हैव 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt इक्वल्स टू 0,
क्योंकि dl/dt तो 0 आना है, रॉड की लेंथ कांस्टेंट होती है। नाउ हम सोचें VAX है क्या, VAX है क्या? इस पॉइंट A का वॉल से जो भी गैप है उसके बढ़ने के रेट को हम VAX बोल सकते हैं। इस गैप के बढ़ने के रेट को हम VAX बोल सकते हैं और इस गैप के घटने के रेट को हम VAY बोल सकते हैं। बोलो, ये हमें नोटिस करना ही पड़ेगा। इस गैप के बढ़ने के रेट को हम VAX बोल सकते हैं और इस गैप के घटने के रेट को हम VAY बोल सकते हैं। ये गैप क्या है? अगर ये गैप x था तो ये भी गैप तो x ही है। चेक करो, यानी हम कह सकते हैं जो हमको पता है वो है VAX इक्वल्स टू dx/dt एंड VAY इक्वल्स टू माइनस ऑफ dy/dt। पॉइंट A की y डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो इस गैप y के घटने को इंडिकेट करती है। कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है। तो कौन सा हमें dx/dt पता है ना, तो हमें dx/dt पता है ना, dy/dt पता है। तो VAX और VAY कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा और इंटेलिजेंटली सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है इस सिस्टम में। इस सिस्टम में देखो, इंफॉर्मेशन के नाम पर क्या दिया गया था? इस पॉइंट B की वेलोसिटी u है। अगर इस पॉइंट B की वेलोसिटी u है, मतलब इस लाइन से B का जो गैप था वो u के रेट से बढ़ रहा था। ये जो पूरा गैप है ये u के रेट से बढ़ रहा है और ये पूरा गैप क्या है? 2x। गिवन क्या है हमको? अब हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, यहां पर वापस आते हैं। x dx/dt की जगह पर u/2 प्लस y dy/dt की जगह पर dy/dt की जगह पर माइनस VAY। dx/dt जो u/2 आया था, वहां पर हम एक बात और लिख सकते थे, VAX u/2 क्या है? dx/dt क्या था? VAX था। x के बढ़ने का रेट क्या था? VAX था। तो dx/dt की जगह पर u/2 भी लिख सकते थे और वो VAX के बराबर था। तो हमें VAX भी मिल गया, VAY भी मिल गया, हमें VAX भी मिल गया और VAY भी मिल गया। तो VA हो गया √ओवर VAX स्क्वायर प्लस VAY स्क्वायर इक्वल्स टू इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा VA इक्वल्स टू u/2 sec थीटा। VA इक्वल्स टू u/2 sec थीटा। काफ़ी सारी कैलकुलेशंस हो गई, काफ़ी सारा कैलकुलेट करना पड़ा हमको यहाँ पर इस रिजल्ट को निकालने के लिए। मेहनत का काम है, लेकिन अभी देखें आगे क्या इसका फर्क पड़ता है।
क्या पार्ट 1 ज़्यादा पावरफुल मेथड हो सकता था इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या पार्ट 2 ही बेहतर है? फिर से ध्यान दो, हम इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं क्या क्या किया है। ए पॉइंट की स्पीड निकालनी थी, तो पहले से ही दिमाग में हमारे आ गया था स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो 2D डायग्राम है, तो हम कह सकते हैं कि ए के पास कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो सकती है, कुछ वर्टिकल वेलोसिटी हो सकती है, और इस डायग्राम की वर्किंग को देखा, इस मैकेनिज्म को देखा, तो हमें समझ में आया हाँ ए आगे भी जाएगा नीचे भी जाएगा, मतलब ए के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, वर्टिकल वेलोसिटी भी है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी VAX एज्यूम की, वर्टिकल वेलोसिटी VAY एज्यूम की, और इन वेलोसिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ ज्योमेट्रिकल सिचुएशन भी नोटिस करनी थी, वो हमने नोटिस किया। इस गैप को हमने x बोला तो ये गैप भी x हो गया, इस गैप को हमने y बोला तो ये गैप भी y हो गया। और जब ये x है और ये x है तो इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है कि ये जो पूरा गैप 2x है वो u के रेट से बढ़ रहा है, यानी d/dt of 2x is u, d/dt of 2x is u, यानी dx/dt is u/2। अब हम VAX और VAY जानना चाहते हैं। VAX बहुत आसानी से दिख रहा है, ए पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब इस गैप के बढ़ने का रेट, और ये गैप कुछ नहीं है x ही है, तो x के बढ़ने का रेट हम बता चुके हैं u/2 के बराबर है, यही तो VAX हुआ, VAX पता चल चुका है। VAY निकालने के लिए हमने इस ज्योमेट्रिकल सिचुएशन को ज्योमेट्री के फॉर्म में लिखा, ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में लिखा, और यहाँ पर जब देख रहे हैं डिफ्रेंशिएट करने के बाद तो ये आ रहा है VAY इक्वल्स टू u/2 cot थीटा। पुट किया, VAX और VAY का रिजल्टेंट निकाला, हमारे पास आंसर आया u/2 sec थीटा। आई थिंक मैंने एक चीज गलत लिख दी है, कोसेक थीटा को सेक थीटा लिख दिया है, CO और लगाना पड़ेगा, चेंज करते हैं। क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। u/2 कोसेक थीटा। अभी अगला स्लाइड में हम पहले वाले मेथड से डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं आंसर कुछ और आ रहा है, फंस जाते हैं। तो गलती की जब हम लिखते हैं तो ऐसी गलती हम सारे स्टूडेंट्स भी करते हैं, जैसे मैंने की वैसे हम सारे करते हैं। तो ध्यान रखते रहना पड़ेगा कि हमने कोई भी रिपीट करने का यही फायदा होता है कि हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है। कभी भी कोई अच्छा क्वेश्चन करो तो हमेशा एक बार जल्दी में रिवाइज जरूर कर लो। कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर दी हो, कहीं पर 2 + 2 को 5 लिख दिया हो तो दिख जाएगा। तो u/2 कोसेक थीटा हमारा फाइनल आंसर आ गया। आगे देखते हैं, हैवी क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये ओवरऑल, और इसी क्वेश्चन के कई सारे और वर्जन्स बन सकते हैं। जो पार्ट 4 की मैं बात कर रहा था जिसमें मैं कई सारे डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस करवाऊंगा, उसमें इसका एक्सटेंशन करवाऊंगा। एज ऑफ नाउ अगर बोलें तो इसमें कुछ और एक्सटेंशंस हो सकते हैं, जैसे ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये एक बहुत फेमस बुक है I.E. इरोडो, उसका प्रॉब्लम है, और उस बुक में इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। उस बुक में बोला गया है ए की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में बताइए, ए की वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में बताइए। तो अगर हम देखें ए का मूवमेंट और सी का मूवमेंट हॉरिजॉन्टली सिमिलर है, और ए का मूवमेंट और सी का मूवमेंट वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में है, वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ए के रिस्पेक्ट में अगर सी की वेलोसिटी निकालनी है तो ये वाले कंपोनेंट तो भूल जाओ, दोनों सिमिलर हैं। VAY का डबल, देखो VAY ऐसे है और VC का जो आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में वो भी VAY के बराबर आएगा। तो A के रिस्पेक्ट में C की वेलोसिटी आ जाएगी 2VAY। तो आपने जो भी यहाँ VAY निकाला था उसका डबल आंसर हो जाएगा उस ओरिजिनल क्वेश्चन का जिस फेमस बुक के बारे में मैं बोल रहा था। एंड इसी तरीके से बहुत सारे और एक्सटेंशंस भी इस क्वेश्चन के बन सकते हैं जो पार्ट 4 में कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। एंड अभी हम लोग इसको डिफरेंट मेथड से देखते हैं। नई स्लाइड पर जाकर आ जाओ। ये क्या हुआ? हाँ। तो अभी जो हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन देखा जिसको मैंने बोला कि बहुत फेमस बुक I.E. इरोडो का प्रॉब्लम है, I.E. इरोडो का प्रॉब्लम है, उसके कई सारे प्रॉब्लम्स हम और भी डिस्कस करेंगे। परहैप्स पार्ट 4 में 2-3 क्वेश्चंस और आ जाएंगे उसी कैटेगरी के, और मे भी उससे भी बेहतर। अभी हम देखें क्या पार्ट 1 से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। पार्ट 1 में जो लॉजिक्स डिस्कस किए थे L1, L2, L3, उनमें से कोई लॉजिक पिक करके क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
ऐसे स्टूडेंट जिनको डिफ्रेंसिएशन वगैरह से कुछ चिढ़ है, इरिटेशन होती है, डिफ्रेंसिएशन देख के मन खराब हो जाता है, उनके लिए तो ये अच्छा डिस्कशन रहेगा, है ना। तो देखते हैं पार्ट 1 की हेल्प से हम कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व। इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। पॉइंट बी की वेलोसिटी u है, 4 रॉड्स हैं, सारे अपने जॉइंट्स के अबाउट मूव कर सकती हैं फ्रीली। ये एंगल थीटा दिया हुआ है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, तय बात है, ये भी थीटा होगा, रोम्बस बन रहा है ना। तो लेकिन विजुलाइज तब भी करना पड़ेगा आपको, उससे बच नहीं सकते। ए पॉइंट की वेलोसिटी VAX कुछ ऐसे होगी और VAY कुछ ऐसे होगी। अभी हम पार्ट 1 ही यूज करेंगे, कोई डिफरेंशिएशन नहीं यूज करना है, कोई ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशंस नहीं बनानी है। पार्ट 1 में सबसे पहला लॉजिक था, एक रॉड के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड शुड बी इक्वल। सो व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ लॉजिक 1? Any 2 points of a rod have same velocity along the length of the rod. Along को हमने बहुत हाईलाइट किया था, बार बार फोकस करते हैं, along के ऊपर ध्यान देना है, along the length of the rod। तो 2 रॉड्स हम लेते हैं, एक रॉड OA है, चारों भी ले सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम चारों की बात करेंगे। अभी कम से कम एक रॉड को पकड़ें, रॉड OA के बारे में कुछ बात करते हैं, देखें शायद कुछ ऑब्जर्वेशन बन जाए। तो रॉड OA बना रहा हूं मैं, ये O है, ये A है, A पॉइंट की वेलोसिटी है VAX, एंड VAY लाइक दिस। O पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, दिख रहा है, 0 है। O पॉइंट की वेलोसिटी तो 0 है। अब देखो, ये एंगल थीटा था, रॉड की लेंथ के अलोंग, रॉड के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो एक पॉइंट हम ले रहे हैं O, एक पॉइंट ले रहे हैं A। पॉइंट A की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है, देखो, पॉइंट A की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है, VAX cos थीटा एंड VAY sin थीटा। पॉइंट A की वेलोसिटी along the rod, पॉइंट A की वेलोसिटी along the rod इस कंपोनेंट की वजह से आएगी VAX cos थीटा और इस वाले कंपोनेंट की वजह से आएगी VAY sin थीटा। तो पॉइंट A की वेलोसिटी along the rod आ गई VAX cos थीटा माइनस VAY sin थीटा। पॉइंट A की वेलोसिटी along the rod ये आ गई और पॉइंट O की कितनी है, हमें पता है O की वेलोसिटी और A की वेलोसिटी along the rod OA सेम होनी चाहिए। So we have got one equation, 0 equals to VAX cos theta minus VAY sin theta। इक्वेशन नंबर 1। अब एक रॉड और पकड़ लेते हैं। देखो यहां पर समझने की बात समझो, 2 वेरिएबल्स थे VAX एंड VAY। That means we need to frame 2 different equations. That means we need to have 2 logics. That means अगर हम 2 रॉड ले लेंगे तो हमारा काम बन जाना चाहिए। तो अब हम रॉड AB लेते हैं, रॉड AB के ऊपर काम किया जाए। B पॉइंट, A पॉइंट, A पॉइंट की वेलोसिटी VAX एंड VAY है और B पॉइंट की वेलोसिटी U है। अब लॉजिक क्या, A पॉइंट की वेलोसिटी और B पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द रॉड AB सेम होगी। तो VAX का कंपोनेंट निकाला जाए, VAX का कंपोनेंट निकालो,
along the rod AB, देखो ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो VAX का कंपोनेंट along the rod आ जाएगा VAX cos थीटा, और VAY का कंपोनेंट along the rod आ जाएगा, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, VAY का कंपोनेंट along the rod आ जाएगा VAY sin थीटा, ठीक है। और B पॉइंट की वेलोसिटी का कंपोनेंट along the rod आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, U का कंपोनेंट, इस U का कंपोनेंट along the rod आ जाएगा U cos थीटा, सो U cos थीटा। B की वेलोसिटी along the rod और A की वेलोसिटी along the rod बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब U cos थीटा इक्वल्स टू VAX cos थीटा प्लस VAY sin थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम 1 और 2 को सॉल्व करें, देखो ये तो ओरली सॉल्व कर पाओगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया जल्दी से, आसानी से हम देख पा रहे हैं कि ये रिजल्ट आ रहा है, VAX और VAY आ गए, VAX और VAY का रिजल्टेंट निकालो, VA आ जाएगा देखा जाए, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो इस वर्किंग में हमने कम लिखा है, कम कैलकुलेशंस किए हैं, और ये जो पार्ट है अभी समझाने के लिए मुझे बोर्ड पर ही ड्रॉ करना पड़ रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर हम लॉजिक 1, लॉजिक 2 और लॉजिक 3 में पार्ट 1 में जो L1, L2, L3 डिस्कस किए थे उसमें हम कंफर्टेबल हो जाएं तो ये सारा पार्ट हम ओरली, केवल डायग्राम को प्रॉपरली विजुलाइज करके ये सारा पार्ट हम ओरली इमेज कर सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं, और डायरेक्टली ये इक्वेशंस लिख पाएंगे, और उनको सॉल्व करके आंसर पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पार्ट 1 से जो कमांड आता है ना, जो स्पीड बनती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो पार्ट 2 से बेहतर है, लेकिन पार्ट 2 हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, उसका बहुत रोल आएगा आगे मैकेनिक्स की कुछ प्रॉब्लम्स में, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आगे देखें, ये स्लाइड अच्छा डिस्कशन था, इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। आगे की स्लाइड देखते हैं क्या है इसमें। सो वी आर इनटू कंस्ट्रेंट रिलेशन पार्ट 3। मैं बिगिनिंग बताया था, पार्ट 1 की बिगिनिंग बताया था, बहुत सारे टीचर्स सीधे पार्ट 3 से ही स्टार्ट करते हैं, सीधे ही पार्ट 3 बता देते हैं, और बच्चों को लगता है कि जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है, काफ़ी कम टाइम में आंसर आ रहा है, बहुत मीनिंगफुल लगता है, बहुत बेनिफिशियल लगता है उनको। लेकिन जैसा मैंने बोला कि 1 and 2 जो है वो टाइम का वेस्ट नहीं है, वो टाइम का इन्वेस्टमेंट है। उसकी वजह से आपको बहुत सारे और मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स में जगह जगह पर स्टेप्स में क्लैरिटी आएगी, और आप ज़्यादा स्ट्रांग होगे, ज़्यादा बेहतर हो जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स मूव टू कंस्ट्रेंट रिलेशन पार्ट 3। Basically this particular method is known as virtual work method। वर्चुअल वर्क मेथड क्यों बोलते हैं? अगर आप ये वाला पार्ट देख रहे हो तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आपको वर्क निकालना आता है, फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स एंड पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स के बारे में आपको बेसिक क्लैरिटी है।
उसके बाद ही ये पार्ट 3 देखेगा, वरना अगर नहीं देखा है तो उसको पहले पढ़ लोगे, बेसिक्स पढ़ लो, वर्क डन बाय फोर्स एंड पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स पढ़ लो, उसके बाद ही पार्ट 3 को देखना, वरना इस पार्ट को देखने कोई खास फायदा नहीं होगा। सो वर्चुअल वर्क मेथड क्यों बोलते हैं इसको, यहाँ पर हम ऐसे लॉजिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ अरेंजमेंट्स में कुछ पर्टिकुलर फोर्सेस का वर्क होता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर हम एंटायर वे में देखेंगे देन वी विल गेट टू नोटिस कि नेट वर्क डन 0 आ रहा है। ऐसे लॉजिक्स को हम पिक करेंगे और उसके बिहाफ पर रिलेशंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है इस मेथड में। सो द फर्स्ट लॉजिक इज नेट वर्क डन ऑब्लिक पावर डिलीवर्ड बाय स्ट्रिंग टेंशन इज ऑलवेज 0। किसी अरेंजमेंट में स्ट्रिंग टेंशन की जो नेट वर्क डन होता है या नेट पावर डिलीवर्ड होती है वो 0 होती है। ये क्यों बोलते हैं, पहले इसको समझते हैं, ऐसा बोला क्यों गया है। से कहीं किसी अरेंजमेंट में ये एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है, ये एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है, ये कैसे भी मूव कर रही है। मान लीजिए ये पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है, ये कैसे भी करके मूव कर रही है। जैसा हम लोग ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि इस पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग और इस पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में गैप चेंज नहीं होना है। वहीं से हमें क्लू मिलेगा, अगर ये स्ट्रिंग का कैसा भी मूवमेंट हो रहा हो, ये पॉइंट अगर कुछ x इधर गया है तो ये पॉइंट कुछ x इधर गया ही होगा। अगर ये पॉइंट x इधर गया है, अलोंग द लेंथ x गया है, तो ये पॉइंट भी अलोंग द लेंथ x गया ही होगा। ठीक है, तो अब देखा जाए स्ट्रिंग टेंशन के बिहेवियर को देखो। इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग की टेंशन होगी वो ऐसे होगी, इस पॉइंट पर स्ट्रिंग की टेंशन ऐसे होगी, टी। और हमने अभी बोला कि अगर ये पॉइंट इधर में x गया है तो ये पॉइंट भी इधर में x गया होगा। ये स्ट्रिंग की कंस्ट्रेंट है, ये स्ट्रिंग की मजबूरी है, टॉर्ड स्ट्रिंग की मजबूरी है कि ये पॉइंट अगर x इधर गया है तो ये पॉइंट भी x इधर गया होगा। तो देखो इस t ने इस डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क किया, -tx, और इस t ने इस डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क किया, +tx, तो नेट वर्क डन 0 आया। तो हमने एक छोटे से पार्ट ऑफ स्ट्रिंग से कंक्लूड किया कि किसी भी स्ट्रिंग के लिए अगर बात करो तो नेट वर्क डन बाय स्ट्रिंग टेंशन जो होता है वो 0 होता है। अगर नेट वर्क डन 0 है तो नेट पावर डिलीवर्ड भी 0 ही आ जाएगी। तो ये हमारा लॉजिक 1 है जिसके बिहाफ पर हम कुछ केसेस सॉल्व करेंगे, देखें, डिस्कस करेंगे। से ये वही पुराना क्वेश्चन आ गया एंड फिर से हमें रिंग बनानी पड़ जाएगी। हमारे एडीपी साहब ने रिंग थोड़ा गलत फहमी में बना दी है। तो ये रिंग है, इधर चल रही है v1 वेलोसिटी से और ये मास है, इधर जा रहा है v2 वेलोसिटी से। स्ट्रिंग टेंशन देखा जाए, जो भी मूवेबल पॉइंट्स हैं उस पर स्ट्रिंग टेंशन ने जो पावर डिलीवर की है, नेट पावर डिलीवर जो आएगी वो 0 आएगी। यही लॉजिक है, इसी लॉजिक की हेल्प से हमें आंसर तक पहुंचना है। तो स्ट्रिंग टेंशन बनाते हैं। इस मूवेबल पॉइंट पर स्ट्रिंग टेंशन ऐसे है और इस मूवेबल पॉइंट पर स्ट्रिंग टेंशन ऐसे है। तो यहां पर स्ट्रिंग टेंशन ने जो पावर डिलीवर की है वो है t cos थीटा इंटू v1, और यहां पर स्ट्रिंग टेंशन ने जो पावर डिलीवर की है वो है -t इंटू v2। कैसे, t ऊपर है v2 नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में, cos 180 नेगेटिव होता है। आपको पता होना चाहिए कि पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स इज F डॉट V, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो T ने जो पावर डिलीवर की है वो T और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होगा, और डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम पुट करेंगे cos 180 क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो -t डॉट v2, और हमें पता है ये सारा होना चाहिए 0 के बराबर। तो आउट ऑफ दिस डिस्कशन we may conclude that v2 equals to v1 cos theta।
आ गया आंसर, आ गया आंसर। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, समझ लो इसको, अच्छे से समझ लो। इस रिंग पर स्ट्रिंग टेंशन T ऐसे लग रही थी, इस मास पर स्ट्रिंग टेंशन T ऐसे लग रही थी। जो भी मूवेबल पार्ट्स हैं इस स्ट्रिंग अरेंजमेंट के, उन पर जो नेट पावर डिलीवर की होगी स्ट्रिंग टेंशन ने वो 0 होगी। ये लॉजिक है हमारा, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग लिखा। तो इस T ने जो पावर डिलीवर की थी वो T cos थीटा इंटू V1 थी, और इस जगह पर जो पावर डिलीवर की थी वो T इंटू V2 cos 180 था, क्योंकि बीच में एंगल इन दो वेक्टर्स के 180 डिग्री है, तो माइनस TV2 आ गया था। इन दोनों का सम जो था वो 0 आना था, ये हमारा लॉजिक था। सॉल्व किया तो V2 इक्वल टू V1 cos थीटा आ गया। अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं, यहां पर आओ। एक ये स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है। से अभी हम केवल इस स्ट्रिंग पर फोकस करें, हम दोनों पर भी साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। अभी हम एक पर कर सकते हैं, एक पर करके देखते हैं, क्या पता उसी से काम बन जाए। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मास U से नीचे जा रहा है, ये मास भी U से नीचे जा रहा है, ये मास V से ऊपर जा रहा है। स्ट्रिंग टेंशन देखें, इस मास पर स्ट्रिंग टेंशन T ऐसे है, इस मास पर स्ट्रिंग टेंशन T ऐसे है। तो अब ये इस स्ट्रिंग की, केवल इस स्ट्रिंग की अगर हम बात करें, इस स्ट्रिंग टेंशन ने जो पावर डिलीवर की है इस मास को, प्लस इस स्ट्रिंग टेंशन ने जो पावर डिलीवर की है इस मास को, दोनों का सम 0 आना है। यहां से बनेगा माइनस T इंटू U, और यहां से बनेगा प्लस T cos थीटा इंटू V इक्वल्स टू 0, एम्प्लॉइज U इक्वल्स टू V cos थीटा। एक एक लाइन में आंसर आ रहा है। एक एक लाइन में आंसर आ रहा है। हमने पार्ट 2 में बहुत ज्यादा लिखा था इन क्वेश्चंस के आंसर को निकालने के लिए, अभी तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हो तो ये मेथड फॉलो कर लेना, टाइम पास करना है कहीं पर बैठ के तो पार्ट 2 सॉल्व कर लेना। दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, मैं किसी को भी कम ज्यादा नहीं बोल सकता। ये आया एक स्पेशल क्वेश्चन, बहुत स्पेशल क्वेश्चन। हमें V1 और V2 को रिलेट करना है, स्ट्रिंग टेंशन बनाई जाए। अगर ये टेंशन T है तो ये टेंशन 2T होगी। बोलो, ये बात सबको समझ में आती है? ये आनी चाहिए। लॉज ऑफ मोशन का बहुत बेसिक सा है, क्योंकि आइडियली एक पुली जो होती है वो मासलेस होती है, और हमारे डायनेमिक्स में किसी भी मासलेस एलिमेंट के अक्रॉस फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन T थी तो यहाँ 2T होना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ 2T है तो यहाँ पर 4T होना ही चाहिए। अब जरा कैपिटल M के ऊपर ध्यान दें, क्या हाल है। ये स्ट्रिंग की टेंशन T थी, ये 2T था, और ये 4T है। तो स्ट्रिंग्स की टेंशन ने कैपिटल M पर जो पावर डिलीवर की, स्ट्रिंग की टेंशंस ने कैपिटल M पर जो पावर डिलीवर की वो कितनी है? 4T प्लस 2T प्लस T इंटू, ये नीचे जा रहा है तो माइनस, और इस जगह पर स्ट्रिंग टेंशन ने क्या पावर डिलीवर की? प्लस T इंटू V1 इक्वल्स टू 0, एम्प्लॉइज V1 इक्वल्स टू 7V2। बहुत जल्दी आंसर आ गया। अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन के लिए पार्ट 3 से बेस्ट मेथड कुछ हो ही नहीं सकता है। ना तो पार्ट 1 ना पार्ट 2, कोई भी मेथड बढ़िया नहीं है इस तरीके के अरेंजमेंट्स के लिए, जहां पर मल्टीपल पुलीज हो और रिकरिंग टाइप के सिस्टम्स जहां पर हो, वहां जैसे सिचुएशन के लिए आपके लिए पार्ट 3 ही बेस्ट मेथड है। आई थिंक समझ में आया होगा सबको।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझना कि अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन T होगी तो यहाँ पर 2T होना चाहिए, यहाँ पर 4T होना चाहिए। लॉजिक क्या, पुली के अराउंड फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो अगर इसमें T है, इसमें T है तो यहाँ पर 2T होना चाहिए, ये 2T है, ये 2T है तो ये 4T होना चाहिए। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें दिखनी चाहिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग स्लाइड आगे बढ़ाते हैं। लो लॉजिक 2 में आ गया हमारा पार्ट 3 का लॉजिक 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 पर आते हैं। लॉजिक 2, नेट वर्क डन ऑब्लिक पावर डिलीवर्ड बाय पेयर ऑफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एट एनी कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज 0। तो क्या है, कहीं पर मान लीजिए कहीं पर एक कॉन्टैक्ट बन रहा है, से किसी सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है ऐसे, तो बॉडी का जहां कांटेक्ट बन रहा है उस जगह पर जो पेयर ऑफ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा उसकी नेट वर्क डन, उसका नेट वर्क डन या नेट पावर डिलीवर्ड 0 होना चाहिए, होता है। ये लॉजिक बना कैसे, से कहीं पर एक ये कांटेक्ट बना हुआ है, ये कांटेक्ट बना हुआ है यहां पर, इस जगह पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स N ये लग रहा होगा, ये N लग रहा होगा, नॉर्मल टू द सरफेस एट कांटेक्ट ये N लग रहे होंगे। केवल इस पोर्शन की बात करो, इस पोर्शन की बात करो, अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है और ये बॉडीज कांटेक्ट में है तो ये पोर्शन कैसे भी मूव करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है और ये जो वाला पॉइंट है 1 और 2, पॉइंट नंबर 1 का डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट नंबर 2 का डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर ही होंगे। पॉइंट 1 का डिस्प्लेसमेंट एंड पॉइंट 2 का डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होंगे। पॉइंट 1 पर N ऐसे लग रहा है तो पॉइंट 2 पर N ऐसे लग रहा है। जब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के डिस्प्लेसमेंट्स बराबर ही होने हैं तो पॉइंट 1 पर अगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ने कुछ पॉजिटिव वर्क किया है तो पॉइंट 2 पर उतना ही नेगेटिव वर्क किया होगा, ये तय बात हो गई। यानी इन दो N फोर्सेस का जो नेट वर्क डन होगा वो डेफिनेटली 0 होगा। ये हमारा लॉजिक है। अगर वर्क डन 0 होगा तो पावर डिलीवर्ड भी 0 हो जाएगी। ये हमारा लॉजिक है जिसके बिहाफ पर हम आगे का डिस्कशन कर रहे होंगे। ओके, तो लॉजिक 2 क्लियर होना चाहिए। अब इसको देखें कैसे अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, यहां पर फिर से करते हैं। से ये ट्रायंगुलर ब्लॉक V1 वेलोसिटी से चल रहा है और रॉड नीचे आ रही है V2 वेलोसिटी से। अभी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बनाया जाए। ये N लग रहा है ऐसे, ये N लग रहा है ऐसे, यह पॉइंट 1, यह पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 और 2 पर जो N लग रहे हैं, इन दोनों N का मिलाकर नेट पावर डिलीवर्ड 0 होनी चाहिए। ये लॉजिक है हमारा जिसको हम यूज करेंगे। तो देखो पॉइंट 1 की वेलोसिटी क्या है, पॉइंट 1 की वेलोसिटी है V2 इस तरीके से और पॉइंट 2 की वेलोसिटी क्या है V1 इस तरीके से। पॉइंट 2 पर देखो N और V1 के बीच का एंगल, पॉइंट 2 पर देखो N और V1 के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है। तो पॉइंट 2 पर N ने जो पावर डिलीवर की है, पॉइंट 2 पर N ने जो पावर डिलीवर की है, पॉइंट 2 पर N ने जो पावर डिलीवर की है वो हो गई N इंटू V1 cos 90 माइनस थीटा। और पॉइंट 1 पर N इस तरफ है और V2 इस तरफ है, N ऐसे और V2 ऐसे। N वेक्टर और V2 वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, देखो कोशिश करो समझने की। N वेक्टर और V2 वेक्टर के बीच का एंगल चेक करोगे तो ये N वेक्टर और V2 वेक्टर के बीच का एंगल आएगा 180 माइनस थीटा। तो पॉइंट 1 पर अगर हम काम करेंगे
तो आएगा n v2 cos 180 माइनस थीटा। आसानी से आंसर आ गया। थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि हम पावर डिलीवर्ड कैसे निकाल रहे हैं। पावर डिलीवर्ड बाय अ फोर्स का एक्सप्रेशन होता है फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। तो इन दो n के पेयर का जो नेट पावर डिलीवर्ड है वो 0 होगी। ये हमारा लॉजिक है। इस लॉजिक को पिक करके हमने इस अरेंजमेंट में देखो 0.2 पर जो n लग रहा था उसने कितनी पावर डिलीवर की, 0.1 पर जो n लग रहा था उसने कितनी पावर डिलीवर की, उसको प्रॉपर तरीके से लिखा, सम को 0 किया, नेट पावर डिलीवर्ड 0, और अगली ही लाइन में हमारे पास आंसर है। तो बहुत आसानी से आंसर बनता नजर आ रहा है, बहुत आसानी से आंसर बनता नजर आ रहा है। आगे देखें क्या है। So this was all about constant relations part 1, part 2, part 3. As of now कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आई थी, हम इन्हीं पार्ट्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पार्ट में इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आई थी कि ये समझ में नहीं आता है सर कि कब क्वेश्चंस में हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये कैसे पता चलता है कि किसी क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है, किस क्वेश्चन में नहीं करना है। ये बात बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को, ऐसा करके बोला गया था। तो नेक्स्ट जो डिस्कशन लेके आएंगे इसी के फ्लो में, इसी के कंटिन्यूएशन में, इसी डिस्कशन के कंटिन्यूएशन में एक और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। उसमें हम इस बात पर भी डिस्कशन करेंगे कि कब हम क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे पता चलता है कि हमें क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है कि नहीं करना है। एंड आई टेल यू उसमें कुछ फिलोसॉफी भी डिस्कस करेंगे, फिजिक्स की फिलोसॉफी। एंड अभी 1, 2, 3 को आप लोग एक बार रिवाइंड करके देखो। एंड एडवाइस हमेशा ध्यान रखना, कोई भी पार्ट ना देखना, अगर देखना तो तीनों पार्ट्स देखना, और तीनों पार्ट्स को कलेक्टिवली एक बार बैठ जाओ, 2-3 घंटे कंप्लीट कर डालो और देखो कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस होने लगेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सो ट्राई योरसेल्फ, फिर से रिवाइंड करके ये डिस्कशंस को चेक करो और क्वेश्चंस जितने इलस्ट्रेशंस कराए हैं उसको प्रैक्टिस करो। होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। थैंक यू ऑल।